गुड मॉर्निंग बच्चों आज फिर हम लोग 29/4/20 को चैप्टर रियल नंबर्स के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। ये नया टॉपिक आपका है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इसके पहले आप छोटे क्लासेस में आप नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने क्या किया था, नेचुरल नंबर्स को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपने लिखा था। जैसे मान लीजिए हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं 2, 4, 253। अब हम लोग क्या करेंगे, इन नेचुरल नंबर्स को उनके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 का हो गया 2 × 1, 4 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 × 2, 253 को 11 × 23। इस प्रकार से हम बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 लेते हैं। अगर हम इन संख्याओं में से कुछ अभाज्य संख्याएं लेकर आपस में अगर उनका गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया है 7, 11 और 23 को। 7, 11 और 23 का जब हमने गुणनफल किया तो हमको संख्या मिलती है 1771। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं 3, 7, 11 और 23 लेकर उनका गुणनफल करते हैं आपस में तो हमको संख्या मिलती है 5313। ठीक है। इसी प्रकार से हम जब संख्या लेते हैं 2 to the power 3, 2 to the power 3 का मतलब है कि अभाज्य संख्या 2 जो है उसको कितनी बार यहाँ पर गुणा किया गया है, 3 बार गुणा किया गया है। तो उसको किस रूप में लिखा गया, 2 to the power 3 के रूप में, into 3 into 7 to the power 3। यानी 7 को भी जो अभाज्य संख्या उसको भी कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया। और उस 3 बार को अलग अलग ना दिखाते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया, 7 to the power 3। और जब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन अभाज्य संख्याओं का 2, 3, 7, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7 × 7 का जब गुणनफल करते हैं तो हमको संख्या मिलती है 8232। इसी प्रकार से हम संख्या अभाज्य संख्याएं लेते हैं 2 × 2 × 3 × 7 × 11 × 23। क्योंकि यहाँ 2 2 बार आता है तो उसको हमने क्या कर दिया, 2 to the power 2। और जब इसका गुणनफल किया तो हमको संख्या मिली 21252। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमको भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य होता है यदि p इज नॉट इक्वल टू 1 तथा p के पॉजिटिव भाजक केवल 1 और p हो। यहाँ जैसे आपको अभाज्य संख्याएं हैं आपने जिनका गुणनफल किया है, जैसे 7 है तो 7 या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। इसी तरीके से 11 या तो 1 से कटेगा या 11 से कटेगा। 23 या तो 1 से कटेगा या 23 से कटेगा। ये बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य होता है यदि p इज नॉट इक्वल टू 1, p को 1 नहीं होना चाहिए तथा और p 1 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या ली जा सकती है और p के जो भाजक होते हैं वो केवल 1 और p
होंगे। इस प्रकार से ऊपर के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो अभाज्य है अथवा भाज्य है। ठीक है। और यदि भाज्य पूर्णांक है तो उसको भी गुणनखंड करके हम अनंततः उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है। कि मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम उस स्थिति तक काटेंगे जब तक कि सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या ना हो जाएं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करते हैं। इसका अब गुणनखंड वृक्ष में क्या है, ये क्या होता है, जैसे हम लोग किसी संख्या को उसके छोटे छोटे गुणनखंडों में विभाजित करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, पहले समझ लीजिए गुणनखंड वृक्ष क्या है। गुणनखंडों की एक श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप को निरूपित करती है गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। अब गुणनखंड वृक्ष के रूप में आपको दिखाने के लिए कि ये क्या होता है, हमने एक संख्या ली है 21252। जब 21252 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको दो संख्या मिलती हैं, एक 2 और दूसरी संख्या 10626। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 10626 क्या है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या को फिर अभी हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि 2 अभाज्य संख्या से इसको फिर से डिवाइड किया और फिर हमको संख्या क्या मिलती है, 5313। इसका मतलब 5313 क्या है, भाज्य संख्या है। इसको फिर हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो संख्या मिलती है 17 फिर ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर किससे डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन डिवाइड जब हमने 1771 को 7 से किया तो हमको फिर से संख्या मिलती है 253। यानी 253 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी इसको फिर हम लोग किसी ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जो अभाज्य हो। यहाँ 11 लिया है, 11 से 253 को डिवाइड किया तो हमको फिर संख्या मिली 23। यानी 23 जो संख्या लास्ट में हमको मिलती है वो अभाज्य संख्या है, मतलब उसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से संख्याओं का डिवीज़न क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी संख्या को गुणनखंड वृक्ष के रूप में जैसे हमने ऐसे दिखाया, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, 2 × 2 × 3 × 7 × 11 × 23। यहाँ पर आपको जो भी संख्याएं मिली हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जो अभाज्य संख्या है 2 बार आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, 2 को स्क्वायर के रूप में लिख दिया। यानी 2 to the power square × 3 × 7 × 11 × 23। ये सारे गुणनखंड कैसे हैं, अभाज्य संख्या हैं। इस प्रकार से हमें यह अनुमान या कंजक्चर प्राप्त होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी कारण इसको हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यह कथन एकदम सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग अंकगणित में बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में करते हैं। अब वास्तव में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के
आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है आपका जो भी गुणनखंड आता है उसको उसका क्रम कोई जरूरी नहीं है कि आप निश्चित क्रम में ही उसको रखें, आगे पीछे भी रख सकते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम आसानी से HCF व LCM ज्ञात कर पाते हैं। अब देखिए HCF और LCM हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हैं और आपको उनका HCF ज्ञात करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जो दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा और उसकी सबसे छोटी घात जो होगी उन घातों का गुणनफल। दूसरा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM कैसे निकालेंगे। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं उनमें संबद्ध रूप से यानी दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी घात हैं उनका गुणनफल। तीसरा, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, अगर कोई 2 पूर्णांक आपको A और B दिए हुए हैं तो उन दोनों पूर्णांकों का HCF गुणे उन दोनों पूर्णांकों का LCM किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू B। अगर मान लीजिए इसमें से हमको LCM दिया हुआ है तो HCF निकालने के लिए हम LCM से A इंटू B अपॉन LCM AB कर देंगे, और अगर LCM ज्ञात करना है तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को हम लोग दोनों पूर्णांकों के HCF से डिवाइड कर देंगे। हम मान लीजिए बच्चों कोई 3 धनात्मक पूर्णांक PQR हैं, तो किन्हीं 3 धनात्मक पूर्णांकों PQR के लिए LCM कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए LCM क्या होगा, 3 पूर्णांकों PQR के लिए LCM बराबर P इंटू Q इंटू R इंटू HCF PQR अपॉन HCF PQ इंटू HCF QR इंटू HCF RP। इसी प्रकार से HCF 3 पूर्णांकों PQR का कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए HCF PQR बराबर P इंटू Q इंटू R इंटू LCM PQR अपॉन LCM PQ इंटू LCM QR इंटू LCM RP। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब 3 संख्याओं का LCM या HCF निकाला जाता है तो LCM के लिए HCF लेते हैं और HCF के निकालने के लिए LCM निकालते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, n के किसी मान के लिए, n का कोई भी मान हो सकता है, 4n 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से अवश्य विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 5 से अवश्य विभाजित होगी, अर्थात 4n का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर हम लोग 4 टू द पावर n का गुणनखंड कर रहे हैं। 4 को हम लोगों ने तोड़ा, 2 इंटू 2 ब्रैकेट के बाहर टू द पावर n, यानी 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। यहाँ पर हमको कोई ऐसा गुणनखंड नहीं मिला 2 के अलावा जो 5 हो, यानी
केवल और केवल 4 टू द पावर n का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हमको 2 मिल रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ रही है तथा गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 या 0 पर समाप्त होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमको दो संख्याएं दी हुई हैं 6 और 20, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM ज्ञात करना है। सॉल्यूशन लेते हैं। दो संख्याएं हैं 6 और 20। अब 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड वृक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ 6 को हम लोग दो अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करते हैं। जैसे 6 को दो अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित किया तो क्या संख्या मिली, 2 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। 20 को गुणनखंडों के रूप में तोड़ा गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके, तो आपको संख्या मिली 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बताया था भी मैंने आपको पहले कि HCF दो संख्याओं का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। यहाँ सबसे छोटी घात क्या है, 2 टू द पावर 1, जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो दोनों ही संख्याओं में उपस्थित हो, तो हम केवल 2 टू द पावर 1 लेंगे। तो HCF 6 और 20 संख्या का क्या होगा, 2 टू द पावर 1 बराबर 2। LCM निकालने के लिए LCM क्या होता है कि संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें जो दोनों से संबद्ध हैं, यानी दोनों संख्याओं से संबद्ध है। कौन कौन सी बड़ी घातें हैं, यहाँ पर बच गई आपकी 3 टू द पावर 1, 20 वाली संख्या में बच गई 2 टू द पावर 2 इंटू और 5 टू द पावर 1, यानी LCM क्या हो गया 6 और 20 संख्या का 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, जो दोनों ही संख्याओं में ये अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हैं, यानी संबद्ध हैं। इजिकल टू जब इनको गुणा किया तो हमको इनका गुणनफल मिलता है 60। इस प्रकार से LCM 6 और 20 संख्या का हो गया 60। आपको मैंने यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला बताया है कि HCF इंटू LCM अगर किन्हीं दो संख्याओं का प्राप्त करना होता है तो HCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यहाँ देखिए आपने दो संख्या ली हैं 6 और 20, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 6 और 20 का 120 है। अब इसका हम इस फॉर्मूले पे प्रयोग करें HCF इंटू LCM। HCF क्या आया है 2 आया है, LCM 60 आया है, तो 2 इंटू 60 बराबर 120, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर होता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM।